देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर सीडीएस जनरल विपिन रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। जनरल को कल पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके जाने से देश की हर आंख नम थी। दुनिया के 36 से ज्यादा देशों ने सीडीएस को श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा में पड़ोसी देश श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के टॉप कमांडर भी शामिल हुए। सुपर सोल्जर की अंतिम विदाई से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 यादों में महायोद्धा। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। सेना का विशेष विमान सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा और इसके बाद सड़क मार्ग के जरिए अस्थियां राज्य के सम्मान के साथ हरिद्वार लाई जाएंगी। अस्थि विसर्जन के मौके पर राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य के कई अन्य वरिष्ठ गणमान्य मौजूद रहेंगे। कल दिल्ली में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनरल की दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस रावत को बरार स्क्वायर शमशान घाट पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने देश के पहले सीडीएस को अंतिम सैल्यूट किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बरार स्क्वायर शमशान घाट में जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को नमन किया। जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा में सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। सड़कों के किनारे पर उनकी तस्वीर लिए खड़े लोगों ने जनरल रावत अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए, तो कुछ लोग हाथों में तिरंगा लेकर पार्थिव शरीर वाले वाहन के साथ दौड़ते हुए ही बरार स्क्वायर तक गए। इससे पहले कल सुबह ब्रिगेडियर लखवीर सिंह लिड्डर का दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री और एनडीए में ब्रिगेडियर लिड्डर के बैचमेट रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर की बेटी ने पिता के चिता को मुखाग्नि दी। बेटी ने कहा, पापा की कमी जीवन भर खलेगी। देश के महायोद्धा को दुनिया भर के 3 दर्जन से ज्यादा लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। इसमें इजराइल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, मॉरिशस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई बड़े देशों ने सीडीएस विपिन रावत के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। हेलीकॉप्टर हादसे में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। वरुण सिंह का बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गुरुवार को वरुण सिंह को तमिलनाडु के वेलिंगटन से बेंगलुरु लाया गया था। बुधवार को कुन्नूर में हुए हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जीवित बचे हैं। जम्मू कश्मीर में कल खास नमाज अता की गई। कुपवाड़ा जिले के माछिल और केरन सेक्टर में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी गई। जुमे की नमाज के दौरान मौलवियों ने लोगों को संबोधित किया और ईश्वर से जनरल रावत सहित हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना की। दिल्ली के कामराज रोड स्थित सीडीएस रावत के सरकारी निवास पर कल लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी लोगों की आंखों में आखिरी बार देश के सुपर हीरो को देखने की बेकरारी नजर आई। आखिरी सलाम देने पहुंची भीड़ सीडीएस रावत अमर रहे के नारे लगा रही थी। पाकिस्तान की कायराना करतूत। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। टीटीपी ने तोड़ा संघर्ष विराम। खौफ में आए इमरान खान। चीन का मिशन, उइगरों का उत्पीड़न, दुश्मन देशों की करतूत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। टॉप 9 चीन पाक साजिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कल शाम आतंकियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। गुलशन चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की वापसी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो साजिश के नए तार बुन रहा है। बांदीपुरा में आतंकवादियों के हमले में सोपोर के रहने वाले सीनियर ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कुपवाड़ा के कांस्टेबल फैयाज अहमद शहीद हुए हैं। मोहम्मद सुल्तान एसएचओ के ड्राइवर और फैयाज अहमद पीएसओ थे। आतंकियों के हमले में एसएचओ बाल बाल बच गए। मोहम्मद सुल्तान का शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा और शहीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान दूसरे देशों के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है, लेकिन खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा है। पाकिस्तान में कोहराम मचाने वाले खूंखार आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का समझौता तोड़ दिया है। 1 महीने पहले पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी थी।
टीटीपी ने इमरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उसने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान सरकार 6 सूत्रीय समझौतों का पालन करने में नाकाम रही है। इसी साल 25 अक्टूबर को अफगानी तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष विराम के लिए समझौता कराया था। नए हालात में पाकिस्तान पर आतंकी हमले और ज्यादा तेज होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पाकिस्तान लाख दुश्मनी करे, लेकिन भारत ने अपनी ओर से प्यार का ही इजहार किया है। केंद्र सरकार की दरियादिली के चलते एक नवजात पाकिस्तानी बच्चे का 2 घंटे में ही सारे कागजात तैयार हो गए। वतन लौटने के इंतजार में अटारी बॉर्डर के पास रैन बसेरे में रह रही पाकिस्तानी हिंदू महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया था। उइगर मुस्लिम समुदाय के नरसंहार में चीन सरकार का सीधा हाथ सामने आया है। लंदन स्थित नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारियों के लिए बने उइगर ट्रिब्यूनल ने चीन को दोषी करार दिया है। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि शिनजियांग इलाके में उइगरों को खत्म करने के लिए उनकी आबादी बढ़ने से रोकने की साजिश के सबूत मिले हैं। नाराज उइगरों ने लंदन में चीनी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया है। अमेरिका ने उइगरों के अधिकारों के हनन के आरोप में चीन के कई नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग एक चीनी कंपनी के निवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बाइडेन सरकार ने चीन, म्यांमार, उत्तर कोरिया और बांग्लादेश के कुल 15 लोगों और 10 कंपनियों पर आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। कहा ताइवान की रक्षा के लिए अगर उसने सैनिक भेजे तो हमला कर देंगे। चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने यह धमकी जारी की है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने प्रण किया था कि वॉशिंगटन कभी भी ताइवान में चीन की घुसपैठ को होने नहीं देगा। चीन ने कल ताइवान के हवाई क्षेत्र में 13 विमान भेजे थे। इसमें 8 फाइटर जेट और 2 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर विमान शामिल थे। ताइवान को डराने के लिए चीन अक्सर ही इस तरह की हरकत करता रहा है। इससे पहले चीन ने 28 नवंबर को 27 विमानों को ताइवान की ओर भेजा था। आज एक बार फिर यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 4 दशक बाद पूरी हुई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। अब तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कितने मरीज सामने आए, आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद कितने अफसर आज देश को मिले। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र के बाद। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का दौरा करेंगे। यहां पीएम बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से करीब 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और करीब 29 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने बलरामपुर दौरे को लेकर ट्वीट किया है कि मैं आज सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रहूंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन दशकों तक ये परियोजना पूरी नहीं की गई। खर्च बढ़ता गया और लोगों की परेशानियां भी बढ़ती गई। 4 दशक से अधूरी परियोजना को हमने 4 साल में पूरा किया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनका दूसरा सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कमिश्नर के संपर्क में आए लोगों की जांच भी कराई जा रही है। पीएम के दौरे से पहले उनकी कोरोना जांच कराई गई थी। उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भी भेजा जा सकता है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के शुक्रवार को 7 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। इसमें से 3 केस मुंबई में मिले हैं, जबकि बाकी अन्य केस पिंपरी चिंचवाड़ में पाए गए हैं। अब तक संक्रमित पाए गए लोगों में मामूली लक्षण पाए गए हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं। नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस हो गए हैं। आज दोपहर करीब 2:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कोरोना की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा सचिव, डीबीटी सचिव हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक ओमिक्रॉन और टीकाकरण सहित कोविड की तैयारियों के मद्देनजर काफी अहम है। इस दौरान ओमिक्रॉन से निपटने के उपाय पर चर्चा हो सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ के बीच सरकार ने बूस्टर डोज पर अहम जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि ये बहरूपिया वायरस है, समय समय पर रूप बदलता है। नए म्यूटेंट के रूप में हम बारीकी से इस पर नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 89% लोगों को कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर पर मंच के जरिए विजय दिवस मनाएगा। विजय दिवस मनाने के लिए स्थानीय लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। किसान आंदोलन में सहयोग करने वाले संगठनों व सहयोगियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने किसानों से बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। इससे पहले शुक्रवार शाम जब देश गम में डूबा था, तब गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन खत्म होने का जश्न मनाया गया। जश्न की तस्वीरें सामने आने के बाद ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि ऐसे गमगीन माहौल में आखिर जश्न मनाने की क्या जरूरत है। किसानों के नाम पर जश्न मनाना क्या उचित है।
देहरादून में आज IMA पासिंग आउट परेड के बाद देश को 379 आर्मी ऑफिसर मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी POP में शिरकत कर बैच के कैडेट्स को संबोधित करेंगे। सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी उनके साथ आ सकते हैं। पासिंग आउट परेड में 387 जेंटलमैन कैडेट हिस्सा लेंगे। CDS जनरल विपिन रावत समेत 13 जवानों की शहादत के बाद बेहद सादगी से पासिंग आउट परेड हो रही है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर क्या है पीएम का प्लान, बीजेपी का क्या है चुनावी प्लान और सुखबीर बादल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर क्या आरोप लगाया। देश में जारी राजनीतिक घमासान जुड़ी अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी पूरे सूबे का दौरा करना चाहते हैं। इसी कड़ी में 13 और 14 दिसंबर को पीएम का वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का कार्यक्रम है। वहीं 18 दिसंबर को पीएम शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और 25 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो सेवा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर चुनावी समीक्षा के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं। यहां नड्डा पश्चिम क्षेत्र के 3 मंडलों के 25,000 बूथों के अध्यक्ष को जीत का मंत्र देंगे। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथों से लेकर संगठन स्तर के नेताओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रदेश कार्यालय में राज्य के सभी जिला महानगर व विधानसभा अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें अखिलेश अपनी टीम की चुनावी तैयारियों को परखने के साथ ही संगठन को मजबूत करेंगे और चुनाव में बीजेपी से लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। AIM उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना एक सियासी मोर्चा बनाएगी। इसका ऐलान कल कानपुर में होने वाले वंचित शोषित सम्मेलन में किया जाएगा। AIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के मुताबिक पार्टी पहले से घोषित 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और मोर्चे के दूसरे घटक दल बाकी 303 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दक्षिण गोवा के मोरपिरला गांव में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ मुलाकात की और उनके साथ लोक नृत्य किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि अगर यहां हमारी सरकार बने तो हम पूरी तरह से जनता की सेवा में लगेंगे। आज की सरकार अपने गिने चुने उद्योगपति दोस्तों के लिए काम करती है। पंजाब के मानसा में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को रोकने के दौरान पुलिसकर्मियों ने पहले तो बस में डाल दिया और फिर बस के अंदर ही लाठियों से पीटा। मामले पर अकाली दल ने कांग्रेस से ट्वीट कर पूछा है कि अपनी मांग करने पर इन युवाओं पर आखिरकार इस तरह से बर्ताव क्यों की जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल के वरिष्ठ नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। अकाली दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि खुफिया इनपुट होने के बाद भी पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा को लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर खनन करवाने का आरोप लगाया गया है। सुखबीर बादल ने कर्मचारियों से अपील की कि धरने देने बंद कर दे और अकाली दल सरकार आने पर उनके मसले को हल किया जाएगा। सुखबीर रोपड़ में अकाली दल और बीएसपी की संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के लिए रैली करने अनाज मंडी में पहुंचे थे। उत्तराखंड में आजकल सीएम के पीआरओ का एक खत वायरल हो गया है, जिसमें एसपी बागेश्वर से 3 लोगों के चालान माफ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने मामले को सदन में उठाया और कहा कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय से इस तरह चालान छुड़ाने के लिए खत लिखे जाएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पुलिस कैसे सुधारेगी। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने आज फिर क्यों किया तलब, कहा महिला दारोगा ने गोली मारकर खुदकुशी की और गोद में बच्चा लिए शख्स को पीटने वाले दारोगा की तस्वीरें वायरल होने के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई। तमाम राज्यों की बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने आज फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडिस को करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी आज जैकलीन और पिंकी ईरानी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने दुबई से यात्रा कर रहे 4 सूडान के यात्रियों से कई किलोग्राम सोना जब्त किया है। एयर इंडिया की दुबई हैदराबाद फ्लाइट में 2 पुरुष और 2 महिला यात्री 7 किलो 300 ग्राम सोने की तस्करी के प्रयास में थे। इस सोने की कीमत करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार के दरभंगा में महिला दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृत दरोगा के परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। महिला दरोगा खुदकुशी केस में एफएसएल की टीम ने लिए सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं और इस मामले पर आईजी का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।
पश्चिम बंगाल के आदि संतोषपुर इलाके में एक टीएमसी नेता की हत्या की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। टीएमसी ने हत्या का आरोप विरोधियों पर लगाया है। पुलिस ने भी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में पिछले काफी समय से हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क पर एक कार में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि एक कार सांकरा से नगरी की तरफ जा रही थी। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। बिहार के भागलपुर के नवगछिया में शुक्रवार को करीब 20 सिलेंडरों में जोरदार आवाज के साथ धमाके हुए। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी ज्यादा मात्रा में घर के अंदर गैस सिलेंडर क्यों रखे गए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी में नहाने गए वैदिक स्कूल के 5 विद्यार्थियों एक शिक्षक शुक्रवार शाम डूब गए। बाद में शवों को नदी से बाहर निकाला गया। आशंका है कि सभी अनजाने में भंवर में फंस गए। ये सभी श्वेता सिंगाचलम वैदिक स्कूल के छात्र थे। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से छात्र वैदिक शिक्षा के लिए आते हैं और नियमित रूप से नदी में स्नान करते हैं। यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिला अस्पताल के बाहर एक शख्स को पुलिस बर्बरता से लाठी मारती दिख रही है। शख्स की गोद में उसका 3 साल का बच्चा भी है। मार खाता शख्स पुलिस से गुहार लगा रहा है कि बच्चे को लग जाएगी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। मामले में किरकिरी होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और डीजीपी मुकुल गोयल ने भी मामले में संज्ञान लिया है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। 339 करोड़ रुपए से तैयार लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार विश्वनाथ धाम को दिव्य और भव्य बनाने की युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। कार्यक्रम के लिए 25 लाख लड्डुओं का प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है, जिन्हें 10,000 कार्यकर्ता हर घर में पहुंचाएंगे। रूस ने अमेरिका को क्या धमकी दी? यूरोप में छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। लेबनान में कहां हुआ हथियार डिपो में बड़ा विस्फोट और दक्षिण मेक्सिको में भीषण सड़क हादसे में कितने लोगों की मौत हुई? ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। यूक्रेन को लेकर अमेरिका के साथ जारी तनाव पर रूस ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस ने अमेरिका को क्यूबा वाली गलती न करने की चेतावनी भी दी है। इस समय यूक्रेन सीमा पर रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इस जमावड़े पर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कुछ दिनों पहले रूस को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। लेबनान में एक हथियार डिपो में बड़ा विस्फोट हुआ है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। दक्षिणी लेबनान के बुर्ज अल शावाली शरणार्थी शिविर में ब्लास्ट से पहले आग लगने की सूचना आई थी। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसके बाद तेज धमाका हुआ। आग की लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। अमेरिका में जारी वर्चुअल लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के बीच पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। बड़बोले इमरान ने कहा कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। पाकिस्तान ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था। अमेरिका ने वर्चुअल लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताइवान को भी न्योता भेजा था। यह चीन को नागवार गुजरा क्योंकि अमेरिका ने चीन के बजाय ताइवान को आमंत्रित किया था। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान अपने सबसे करीबी सहयोगी चीन से अलग रहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। दक्षिण मेक्सिको में एक भीषण सड़क हादसे में 53 प्रवासियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक कार्गो ट्रक पैदल पुल से टकराकर पलट गया। इस हादसे में कम से कम 53 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि राहत और बचाव दल को मृतकों और घायलों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इराकी मिलिशिया ने इस महीने के अंत तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी नहीं होने पर दुश्मन जैसा व्यवहार करने की धमकी दी है। अल-नुजाबा के प्रवक्ता नस्र अल-शम्मरी ने कहा है कि अमेरिकी सैनिक जहां पर रुके रहेंगे उसे अवैध कब्जा माना जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने इस साल के अंत तक इराक में अपना लड़ाकू मिशन खत्म करने का ऐलान किया था। बाल्टिक सागर में रूस के बढ़ते एक्शन से घबराए फिनलैंड भी हथियार खरीदने की होड़ में शामिल हो गया है। फिनलैंड ने अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन से 64 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। लॉकहीड मार्टिन ने यह कॉन्ट्रैक्ट स्वीडन के साब ग्रुप, अमेरिका के बोइंग, फ्रांस के डसॉल्ट और ब्रिटेन के BAE सिस्टम को पीछे छोड़कर हासिल किया है। तालिबानी आतंक के चंगुल में फंसे 110 लोगों को नई जिंदगी मिली है। ये लोग महीनों से अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और अब भारत सरकार ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए कल इन्हें दिल्ली लाई। ये लोग अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, महाभारत और भगवत गीता की पवित्र प्रतियां भी भारत लाए हैं। इनमें वो 4 भारतीय भी शामिल हैं जो तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकल सके थे।
ब्रिटेन के लंदन हाई कोर्ट ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका को सौंपने का रास्ता खोल दिया है। असांजे पर 2010 और 2011 में हजारों गोपनीय सैन्य और राजनीतिक दस्तावेजों के प्रकाशन का आरोप है और वे अमेरिका में मोस्ट वांटेड हैं। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए असांजे के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।